हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आई थिंक। ये रिकॉर्डिंग का हो, आपको नोटिफिकेशन आए सबको? तो हाँ, स्टार्ट हो रही है। आ गया ना? रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का हमने पोर्शन पढ़ना है, उसकी बेसिक्स। अब बेसिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये है कि बीइंग दी एस्पायरेंट फॉर वन पेपर एग्जाम, या जो भी जीके के हवाले से आपने मास्टर्स कर रखी है, तो कुछ बुनियादी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने सुन भी रखी होंगी, और नहीं सुनी तो मैं सर आपको बताऊंगा। तो आपने सुन रखा होगा कि एक टर्म होती है स्टेट। स्टेट स्टेट क्या होती है जी? थोड़ा सा कट रहा है इसको, एक मिनट। तो आपने सुन रखा होगा वर्ड जो है ना, स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट को उर्दू में कहते हैं रियासत। रियासत क्या होती है? एक एक मिनट, ये थोड़ा सा इसका ना, सबको ये नजर आ रहा है इसमें ना, थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। रियासत, मैं इसको एक मिनट सेट करता हूँ, थोड़ा सा इसके राइटिंग का ना, इसकी कॉन्फ़िगर कर लूँ। जल्दी प्लीज रिपीट कर दें, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बता बता देता हूँ। तो रियासत क्या होती है? रियासत, ठीक है, रियासत। तो रियासत से हमने शुरू किया। आपने ये नाम सुन रखा होगा इसको। आपने फोकस ज्यादा राइटिंग से ज्यादा मेरी आवाज पे करना है। मेरी आवाज क्लियर है तो आप चीजें समझ रहे हैं? आवाज सब क्लियर है ना? मुझे एक दफा बता दें, फिर मैं नहीं पूछता आपसे, और मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक हो गया। तो आपने मेरी आवाज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग में आगे पीछे हो सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो रियासत क्या है? बेसिक पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म है, ये टर्म यूज होती है रियासत। ठीक है। रियासत जिसको हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट क्या है? आप कहते हैं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आम मफहूम में जो हमारे कंट्रीज होते हैं, इसको हम कहते हैं रियासत। जैसे कि पाकिस्तान की रियासत, भारत की रियासत, ये सारे। तो रियासत, इसको हम स्टेट कहते हैं। तो एक रियासत के लिए चार एलिमेंट का होना जरूरी है। जब वो चार एलिमेंट एक रियासत के अंदर होते हैं, तो वो रियासत बनती है। उसके बगैर रियासत उसको नहीं कहा जा सकता। वो कौन सा एलिमेंट है? एक उसका बुनियादी जो एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। जो दूसरा उसका बुनियादी एलिमेंट है, हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जो उसका तीसरा बुनियादी एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं सोवरेनिटी। जो चौथा एलिमेंट है, हम उसको कहते हैं टेरिटरी। एक रियासत उस वक्त बनती है जब उसके अंदर ये चार चीजें हों। गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, सोवरेनिटी हो, टेरिटरी हो। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी हो। गवर्नमेंट जिस तरह अभी कोलेशन गवर्नमेंट, कोलेशन कह रहा हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, एक मुंतखब हुकूमत आएगी। ठीक है, किसी भी जमात की हो सकती है। वो उसको कहते हैं गवर्नमेंट। रियासत के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी। लोगों का होना जरूरी है। अगर लोग नहीं है तो कोई रियासत नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट नहीं है, वो भी रियासत नहीं होती। ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो ऐसी कोई टेरिटरी है जिसकी कोई अलग से सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है, तो वो रियासत नहीं हो सकती। ठीक है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि पंजाब है। पंजाब की जब तक हुकूमत नहीं होगी, पंजाब हुकूमत सुनते हैं ना नाम, पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता है, सारे होते हैं। तो जब तक हुकूमत नहीं होगी, तो वो नहीं हो सकती। तो ये पंजाब हुकूमत, ये एक स्टेट के अंदर आ जाता है, अलग से स्टेट नहीं है। ओवरऑल एक नेशनल जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। पॉपुलेशन, लोग होने चाहिए। अंटार्कटिका चले जाएं, ठीक है, वहां तो गवर्नमेंट भी नहीं है खैर। अब लोग होने चाहिए, लोग नहीं होंगे तो रियासत नहीं होगी। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि रियासत बैरूनी जो दबाव है, वहां से आजाद हो। ठीक है। अब भावलपुर, ये हमने लिखा ना, भावलपुर रियासत थी किस जमाने में? उस वक्त तो सोवरन थी, उसकी अपनी गवर्नमेंट होती थी, पॉपुलेशन तो थी। आज भी पॉपुलेशन, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं, इस वजह से वो रियासत नहीं है। सोवरेनिटी क्या है कि वो तमाम अफेयर्स में, जिसको आप इक़्तिदार आला कहते हैं उर्दू में, वो आज़ाद हो। उसको कोई डिक्टेट ना करे, उसकी अपनी ही फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी अपनी ही जो है ना डोमेस्टिक पॉलिसी हो। टेरिटरी, उसका एक खास इलाका हो। बगैर इलाका की कोई वो नहीं एग्जिस्ट करती आपकी रियासत। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, एक है कुर्द लोग हैं।
कुर्द एक कम्युनिटी है लोगों की, मुस्लिम्स हैं काफी सारे, जो तुर्की में भी हैं, सीरिया में भी हैं, उसके अलावा लेबनान में भी हैं, तीन चार मुल्कों में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी अलग रियासत नहीं कहा जाती। वो कहते हैं कुर्दिस्तान हम बनाएंगे। बनाएंगे तो बनाएंगे, अभी तक नहीं है। उसकी वजह है कि उनकी टेरिटरी तो है, एक खास जगह पे रह रहे हैं, लाजमी बात है। सोवरेनिटी, हुकूमत भी उनकी नहीं है, पॉपुलेशन तो है, सोवरेनिटी भी नहीं है। क्यों? उनके ऊपर और मतलब किसी और कंट्री के तसल्लुत में रह रहे हैं। तो रियासत के लिए इन चार एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तब भी रियासत होगी। तो पेपर में सवाल आता है कि रियासत एलिमेंट्स कितने होते हैं एक स्टेट के। आपने खालिस्तान, जी सिख खालिस्तान की वो तहरीक चल रही है, लेकिन वो रियासत नहीं है। जब उनकी अलग टेरिटरी होगी, यानी कि ये चार चीजें जब वो पूरी करेगी कोई भी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, सेट ऑफ पॉपुलेशन, तब वो एक रियासत कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो इसको रियासत कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस रियासत के मुताबिक जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इसके मुताबिक दुनिया में आज तक जो रिकग्नाइज्ड है वो 193 रियासतें हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है। यूएनओ जिसको एक्सेप्ट करता है वो रियासत होती है, अदरवाइज एक दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज के एक्सेप्ट करने से रियासत नहीं बन जाती। ठीक है, वो उसको ही इंटरनेशनली रियासत कहा जाता है। तो ये रियासत के चार एलिमेंट्स हैं। तो आपने पेपर में पढ़ रखा होगा रियासत के कितने एलिमेंट्स होते हैं, चार। रट लेंगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो फिर आप पालेंगे। तो ये रियासत होगी। अब रियासत के अंदर जो चार एलिमेंट्स, हम इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। रियासत का एक एलिमेंट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है जी? गवर्नमेंट को कहा जाता है कि ये वो है जो कि रियासत की जो एजेंसी है, वो वो है गवर्नमेंट। रियासत आपको नजर कैसे आती है? रियासत एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, जो नजर नहीं आता। लेकिन जो गवर्नमेंट है ये आपको नजर आती है। मिसाल के तौर पे 2018 2018 से ऑनवर्ड्स क्या थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आपको नजर आती थी। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई और नई गवर्नमेंट आ गई, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। उसके बाद अभी इलेक्शन होगा तो नई गवर्नमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट आपको नजर आती है। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, उसको हम कहते हैं एजेंसी ऑफ स्टेट। एजेंसी ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो है ना, रियासत की जो वो है, पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाली जो एजेंसी है या जो इदारा है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस चीज से मिलकर बनी होती है? गवर्नमेंट रियासत के चार एलिमेंट्स हैं। कौन से? गवर्नमेंट पहले बताया आपको, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, एलिमेंट्स हैं। गवर्नमेंट के आगे तीन, अब यहाँ पे एलिमेंट्स की टर्म नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्गन्स होगा, याद रखिएगा। एलिमेंट्स अलग अलग चीजें होती हैं, ऑर्गन्स एक ही जिस्म के तीन हिस्से हो सकते हैं, इस वजह से उसको ऑर्गन्स कहते हैं। ये टर्म इस वजह से रेलेवेंट है कि ये पेपर में सवाल इसी तरह ही आता है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीन बुनियादी तौर पे ऑर्गन्स होते हैं। तीन कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी, तीसरा एग्जीक्यूटिव। कोई भी गवर्नमेंट है उसके ये तीन ऑर्गन्स मिलकर एक गवर्नमेंट जो है ना वो तरतीब पाती है। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर कहते हैं मुकन्नना। मुकन्नना का मतलब वो इदारा जो रियासत के अंदर कवानीन बनाता है, कानून साजी का काम करता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। हर रियासत में उसका नाम मुख्तलिफ हो सकता है। पाकिस्तान में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, पाकिस्तान में उसको मजलिस शूरा भी कहते हैं। पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, जो कानून साजी का काम है, याद रखिएगा, उसके तीन हाउसेज हैं। अब सवाल आता है कितने हैं जी? इंटूज में पूछा जाता है तो कहते हैं दो हैं। तीन है बुनियादी तौर पर। कैसे? एक हाउस लोअर हाउस जिसको एवानजेरी कहते हैं, नेशनल असेंबली। अपर हाउस सेनेट, जिसको ऐवान बाला कहते हैं। तीसरा हाउस कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी लेजिस्लेचर का एक अहम उज़्व है। जब तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसी भी कानून पर साइन नहीं करता तो वो बिल जो है ना वो कानून नहीं बनता। तो लेजिस्लेचर का काम है। लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया, इसके डिफरेंट नाम है। पाकिस्तान में क्या नाम है? पार्लियामेंट, मजलिस शूरा। ठीक है, पाकिस्तान में किस चीज पर मुश्तमिल है? नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, अपर हाउस, सेनेट, उसके बाद प्रेसिडेंट। ये तीन है। अब ये लोग हैं, ये बनाते हैं कानून, और उस कानून जो बनाते हैं, मैं इसको मजीद डिटेल में भी जाता हूँ। उस कानून को इन्फोर्स करना, उस कानून को लागू करवाना, उस कानून पर अमल दरामद करवाने का जो काम है, ये करती है आपकी एग्जीक्यूटिव, जिसको उर्दू में कहते हैं इंतजामिया। इंतजामिया ये क्या होती है? आप जो इलेक्शन में वोट देते हैं,
आप किसको वोट देते हैं? आप एमएनए को वोट देते हैं ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो इसके मेंबर बन जाते हैं। इसके अलावा एमपीए का वोट देते हैं। आप कहते हैं ना दो वोट दिए, छोटा वोट बड़ा वोट, क्या होता है वो? छोटा वोट एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सूबे की असेंबली के लिए आप वोट दे रहे होते हैं। एमएनए जो आपका नेशनल असेंबली की वोट दे, आपने वोट दिए, कुछ लोग एमएनए बने और इस हाउस में जाके बैठ गए। उन हाउस उन उस हाउस ने क्या किया, आपका एक मेंबर चुना, उसको कहते हैं जनाब पीएम। वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। उस प्राइम मिनिस्टर ने इस हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट, इनमें से दोनों से मिलाकर अपनी एक बना ली काबीना, जिसको कहते हैं कैबिनेट। और पीएम एंड इट्स कैबिनेट, और ये अपनी मर्जी का एडवाइजर भी रख सकता है, असिस्टेंट भी रख सकता है। दैट ऑल थिंग इज टर्म एज एग्जीक्यूटिव, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। इसका क्या काम है? इसका काम है जो इसने बनाया कानून उस पर अमल दरामद करवाए। ये है इसका काम, ये है एग्जीक्यूटिव का काम। तीसरा ऑर्गन, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है कि जो कानून बनाया लेजिस्लेचर ने, उसने देखना है कि ये कानून जो है, आपका रियासत का सबसे अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आयन कहते हैं, वो सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट है। इसने देखना है जुडिशरी ने कि जो कानून बना आया कि वो इसके मुनाफी तो नहीं है, आया कि इसके मुतसादिम तो नहीं है, आया कि इसको वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर है तो इसके पास वो इख्तियार है जिसको पावर कहते हैं, जिसको इख्तियार में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसके जरिए वो क्या करती है, इसका बना हुआ कोई भी कानून मुअत्तल कर सकती है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई काम किया जो इसका बनाया हुआ था ही नहीं, जो कानून में था ही नहीं, और मर्जी का कोई ऐसा चीज कर ली जुडिशरी ने, ठीक हो गया। बाकी जो आयन की इंटरप्रिटेशन है, उसको जो है ना डिटेल से देखना, वो भी इसका काम है। तो ये जनाब गवर्नमेंट किससे मिलकर, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपको बता दिए, जुडिशरी, जुडिशरी कैसे होगी? जो जुडिशरी है वो क्या होगी? मैं जुडिशरी रिपीट कर देता हूँ, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी का काम है लेजिस्लेचर का बना हुआ कानून देखना कि वो क्या आया कि जो आयन है उसके मुतसादिम तो नहीं है, उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वायलेट कर रहा है, उसको सेट असाइड कर देगी, कलअदम करार दे देगी। आया कि इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंशाल्लाह हम आयन जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक है, उसके खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, सेट असाइड कर देगी। आया कि ये जो कानून है ये कुरान और सुन्नत को वायलेट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो आपने पढ़ा है फेडरल शरीयत कोर्ट, तो वो यही तो है, तो वो इसी कोर्ट के अंदर आती है, तो वो इसको सेट असाइड कर देगी लेजिस्लेटर का बने हुए कानून को। इसी तरह एग्जेक्टिव का सेक्शन जो कि आयन से मुतसादिम है, जो कि कानून से मुतसादिम है, जुडिशरी उस एक्शन को भी नल एंड वाइड कलअदम करार दे सकती है। अब जुडिशरी कैसे काम करती है? जुडिशरी की लोअर से लेकर अपर तक एक हायरार्की है। सबसे लोएस्ट लेवल पे सेशन कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती हैं, आप हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। सेशन कोर्ट्स के बाद जनाब एक डिवीजनल उनका बेंच होता है, डिवीजनल के बाद एक सूबे में सबसे बड़ी अदालत होती है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट है। तो पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में जो है ना वो 5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 सूबों की और एक इस्लामाबाद की है। इसके अलावा एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, और इस तरह ये डिवीजनल कोर्ट्स भी हैं। ये बेंच है असल में इनके, और यहाँ पे सेशन कोर्ट्स तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके से इनका काम है, तो इस वजह से कहते हैं कि जुडिशरी आयन की मुहाफिज है। तो आयन के मुतसादिम कोई भी चीज़ होगी, आयन के अंदर कोई ऐसी होती है, तो ये उसको जो है ना चेक करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये सिविल कोड इसके अंडर आ जाती है। ये सिविल कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, दो किस्म के केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस और एक क्रिमिनल केसेस। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वैसे लॉ का रिलेटेड है ये। तो सिविल केसेस वो होते हैं ना जो लोगों के आपस में हो, तो वो सिविल केसेस उसको डील करते हैं। और एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ होता है जो रियासत के साथ आपके मामला होता है ना, उसको डील करता है। तो ये वो उसमें है। तो ये लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, द गवर्नमेंट। अब जरा मुझे बताएं कि जो मैं बात आपको कन्वे करना चाह रहा था, आपको कन्वे हुई है?
जी, सदर को मंतखब मैं बताता हूँ जी। सदर को मंतखब जो है ना, वो उसके लिए अलग एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सदर को नेशनल असम्बली, सेनेट, तमाम सूबे असम्बली मिलकर जो है ना मंतखब करती हैं सदर को। तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसका एक सदर का और सेनेट का मंतखब करने का तरीकेकार मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट तरीकेकार है। जी बाकी बताएं जी। हाँ जी, जो मैं बताना चाह रहा था आप बता पाए हैं या आप समझे हैं या नहीं समझे? जरा मुझे कंफर्म करना है जी, समझ आ गई है, गुड हो गया। तो ये बेसिक्स हैं। अब ये मेरे भाई, आपको शायद कुछ को लग रहा होगा ये बच्चों वाली बातें सारा हमें क्यों बताने बैठ गए हैं। तो शायद कुछ के लिए बच्चों वाली हो सकती हैं, लेकिन ये है कि कुछ के लिए ये थोड़ा सा ना मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये जब आप सीख लेंगे तो फिर आपके लिए आगे वाली बातें जो है ना आसान हो जाएगी। इंटरव्यू में बहुत टाइम है, इंटरव्यू में यही बातें पूछते हैं और ये जनाब नहीं आती होती। ठीक है ना। इंटरव्यू में आपको कोई बड़ा कुछ जुगरनॉट होने की जरूरत नहीं होती। क्या कह रहे हैं, नोट्स शेयर करेंगे जो पढ़ाए? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे नोट्स। ये जितनी भी चीजें आपको मैं बताऊंगा, आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कहाँ से आपने पढ़ने हैं। ठीक हो गया। तो वो लाजमी आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये इंटरव्यूज में ये बेसिक सवाल होते हैं, कोई बड़े मुश्किल सवाल नहीं होते। लेकिन चूंकि हमने एमसीक्यू रटे होते हैं, तो फिर हम वहां पे उनके एग्जाम उसके इंटरव्यूज के मुंह देख रहे होते हैं कि यार ये इसने कहाँ पूछ लिया, तो उसने बेसिक पूछ लिया। कंबर ने पूछा है कि सेनेट और नेशनल असेंबली क्या होती है, मैं बताता हूँ जी, बताता हूँ एक मिनट। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात बता दूं, ये छोटे छोटे जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ना, जब आप इनको मैं नोट्स शेयर करूंगा फिर आपने इनको पढ़ना है। ठीक है। तो फिर आपको फिर समझ नहीं आएगी, तो फ्राइडे वाला दिन मैंने रखा ही डिस्कशन के लिए, तो उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिस्कशन को ज्यादा डिटेल से। आज तो मैं वैसे एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना ये फ्राइडे के दिन रखेंगे। कमर ने पूछा है कि नेशनल असेंबली उसमें क्या फर्क है, देखेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि दोनों जनाब ये लेजिस्लेचर के जो है ना, दोनों उसका हिस्सा है। नेशनल असेंबली भी और सेनेट भी दोनों उसका हिस्सा है, पहली बात तो ये समझ लें। अब नेशनल असेंबली क्या होती है, जब आप इलेक्शन वाले दिन जाते हैं तो आप दो वोट देते हैं। मैंने आपको बताया एक वोट होता है एमएनए को आप देते हैं, अभी आप देंगे ना। तो वो जो लोग बनते हैं वो नेशनल असेंबली के होते हैं। और सेनेट, अब इसका तो आप इंतखाब करते हैं तो इसको कहते हैं, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप डायरेक्टली इनको मंतखब करते हैं। सेनेट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो सेनेटर होता है ना आपके जो है ना पाकिस्तान, उसकी चार सूबाई असम्बलियां हैं, पंजाब है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है। इन चारों की जो सूबाई असम्बलियां हैं ये सेनेटर मुंतखब करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और नेशनल असेंबली के जो टोटल मेंबरान है उनकी तादाद 336 है। और जो सेनेट की मौजूदा तादाद है वो 96 है। ठीक है। और ये नेशनल असेंबली होती है, इसको पॉपुलेशन के हिसाब से रखा गया है। पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब ये है कि इसमें पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं और केपी के इसकी बलूचिस्तान की सबसे कम होंगी। ये पॉपुलेशन बेस हाउस है। और जो सेनेटर है ये पॉपुलेशन बेस नहीं है, सेनेट जो है इसमें तमाम सूबों की बराबर सीटें होती हैं। ठीक है। इसमें 23 23 सीटें तमाम की बराबर है। ये फेडरेशन जहां भी दुनिया में होती है, अब आप कहेंगे फेडरेशन क्या है, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें अपर हाउस जो होता है ना, उसमें हमेशा तमाम सूबों को बराबर रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ऐसा कोई कानून ना बन जाए कि जो छोटे सूबों के मुतनासिब जी। 342 नहीं है, पहले 342 ही, अब 336 हैं, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट नंबर 26। अब 336 हो गई हैं। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सीट्स की, ये भी आपको मैं बता दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जो लेटेस्ट जो है उसमें पंजाब की गालबन 141 है, इस तरह सारों की है, नेशनल असेंबली की भी और सेनेट की भी। ठीक है। तो वो याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं, हल्का फुल्का आपको ये पता हो कि इसमें बराबर होती हैं और इसमें नेशनल असेंबली की। और यहाँ पे जो सीट्स है ना 336, यहाँ पे ये भी आपको पता हो, इसमें इलेक्शन सब सीटों पे नहीं होता। कुछ सीटें होती है जनरल जिन पे इलेक्शन होता है। ठीक है। और कुछ रिजर्व्ड होती हैं। रिजर्व में दो किस्म की होती हैं, वेमेन की होती हैं और माइनॉरिटीज की होती हैं। ये जो पार्टी जितने वोट लेती है ना, जिस हिसाब से सीटें उनको फिर वो दी जाती हैं। वेमेन की 60 सीटें रिजर्व्ड हैं और माइनॉरिटीज की 10 सीटें हैं। ये नेशनल असेंबली के अंदर है। सेनेट के अंदर क्या है, सेनेट की हर सूबे की जो होती है ना, इसकी पूरी कैटेगरी है, मैं वो बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर सेनेट में अगर बात करूँ ना, तो ऐसे कह सकता हूँ कि सेनेट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पंजाब है,
ठीक है। और साथ में है सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के है, ठीक है। सिंध में ये भी इसकी इनकी कुछ जनरल सीटें होती हैं, जिस तरह की होती है ना, जिन जनरल सीटें, जिस तरह जिन पे इलेक्शन होता है। 14 इसकी हैं, 14 इसकी हैं, 14 इसकी हैं, 14 इसकी हैं। इसके बाद 4 सीटें मुख्तस हैं इसमें खवातीन के लिए, 4 मुख्तस हैं इसमें टेक्नोक्रेट्स के लिए। टेक्नोक्रेट क्या होते हैं? ये अपनी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, आईटी का हो सकता है, वो लोग होते हैं। ठीक हो गया। कितनी हो गई? 14 4 18 22। और एक होती है इसमें उसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी भी ऐसे ही है, 4 विमेन हैं, 4 टेक्नोक्रेट हैं, एक माइनॉरिटी है। 4 4 और ये कितनी होती है? 14, ये 96 ही बनेगी। ये कितना होगा? 16 हो जाएगा, और आगे से करेंगे तो ये 4 ये और कितने बनती है ये इसमें शामिल करेंगे ना, ये सारी 23 बनती है ना इसकी। 14 और 4 18 और 4 22 और 23, 23 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 92 सीट्स। अब हाँ, यहाँ अब यहाँ 4 सीटें और भी हैं। वो किसकी हैं? वो आ जाती हैं उसमें, सेनेट की तो सीट्स नहीं है उसमें, एक और भी है, कौन सी चीज़ है? एक मिनट, मैं इसमें ना जरा देख लेता हूँ। इसके अंदर 4 सीटें और फाटा तो, फाटा की मुख्य मतलब फाटा तो मौजम हो गया ना, उसकी तो सीट्स खत्म हो गई हैं, ये उसको शायद रिटेन रखा हुआ है। तो इसमें 4 सीटें और भी हैं। एक मिनट, मैं अभी ना ये अभी आपको ना यहीं से सर्च करके बता। तो खैर, ये इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैं आपको उसके अंदर शेयर कर, तीन फाटा मर्ज हो गई हैं। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपको इसके अंदर शेयर कर दूंगा। ये जो उसूल है इसमें वो यही होता है। एक मिनट, मैं ये ना इधर ही अभी यहीं से देख लेते हैं। अच्छा जी। बाकी फिरोज का बाग जी, क्या नेटवर्क इशू आ रहा है सबको? क्या इशू है जी? सर इनके माइक ओपन है सबके, म्यूट करें इनको। ये माइक बंद करें ना, ये किसका माइक ओपन है? माइक बंद कर दें जिसके भी ओपन है। अब ये फिर मैं उस पर लगानी पड़ेगी अब रिस्ट्रिक्शन। अच्छा जी, इसमें है कि जो अभी ये मैंने आपको बताया ना, हाँ जी, तो ये और सिंध की, बलूचिस्तान की, केपी के, तो ये 14 4 18 4 23, तो 23 23 सबकी हैं, तो ये 92 बनती है। इसमें 4 सीटें किसकी हैं? फेडरल कैपिटल यानी कि उसकी हैं, इस्लामाबाद की, यानी 4 सीटें हैं इसमें। 2 जनरल सीटें हैं इसकी इस्लामाबाद की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस्लामाबाद की 2 जनरल हैं, एक इसमें टेक्नोक्रेट की है और एक इसमें विमेन की है। इसमें माइनॉरिटी की सीट्स नहीं है, तो ये 4 हो जाती हैं, तो 92 और 4 96। तो ये टोटल इसकी कितनी सीट्स हैं सेनेट की? 96 सीट्स हैं। इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। बाकी जो उसकी कैसी है, क्या नाम है, नेशनल असेंबली की क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें खैर उसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता ये होना चाहिए कि जो नेशनल असेंबली, जो लोअर हाउस है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से आता है, और जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अब यहाँ पे देखें ना, पंजाब की जितनी सीटें हैं बलूचिस्तान की भी उतनी हैं। तो ये देखिए, आबादी का हेल ऑफ डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सीट्स बराबर हैं। तो ये अपर हाउस बनाया ही फेडरेशन में इसलिए जाता है कि तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिले, कि ऐसा ना हो कि ऐसा कोई कानून बन जाए जो छोटे सूबों को इस्तेसाल करके वो बनाते हैं। तो इसकी जो सीट्स है ना, ये नेशनल असेंबली की, इसमें है कि जो आपकी पंजाब है इसकी 173 है। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा अलग से। इसके बाद जो केपी के है उसकी 55 है, केपी के की। इसके बाद बलूचिस्तान की देखें 20 सीटें अब, क्योंकि आबादी कम, सीट्स कम। फेडरल कैपिटल यानी कि जो इस्लामाबाद है, इसकी 3 सीटें हैं। और जो उसके अलावा बाकी हैं, क्या नाम है, सिंध है, उसकी 75 है। अब इन्हीं इन्हीं सीटों पे आपका इलेक्शन होता है, इन्हीं सीटों पे इलेक्शन होता है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं ना 8 फरवरी को, ये इन्हीं 336 सीटें तो टोटल है ना। अब इसमें जो रिजर्व वो निकाल लें 60 और 10 70 70 निकालें, तो पीछे कितना बचता है? 266। तो इन 266 सीटों पर इलेक्शन होगा। ये 266 एनए के हलके हैं। आपके जो भी टाउन है तो उसमें होगा NA 55, NA 56, इस तरह के कहते हैं ना, तो ये वो हल्का होता है।
और ये वो सारे सारा 56 57 58 बिल के, ये सारे बिल के 266 बनते हैं। और ये नेशनल असेंबली में जाके यही लोग बैठते हैं और यही आपके पीएम को मुंतखब करते हैं। और यही सदर पाकिस्तान में भी इसमें हिस्सा डालते हैं। तो आप जिसको वोट दे के कहते हैं ना ये बस ऐसे ही है, तो ये इसका इतना ज्यादा रोल है। जी इस्लामाबाद की जो है ना वो चार है। दो जनरल हैं, एक उसमें उसकी है विमेन की, और एक टेक्नोक्रेट की है। चार हैं, चार। ये सेनेट में इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद की उसमें सीट्स नहीं है, उसमें नेशनल असेंबली में। उसकी वजह क्या है कि वो सूबा ही नहीं है, इसमें सूबों के हवाले से है। और उसमें जो उसमें सेनेट में उसको रखा गया है। ठीक हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें ये आपसे पूछ सकते हैं, खैर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। तो ये क्लियर हुई है? बताएं जी, आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जी ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपको बता दिया ये सबसे जो लोएस्ट है, जो लेजिस्लेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बात कर ली। अब ये आपको मैंने वो बता दिया, सीट्स हो गई। इसके बाद यहाँ से आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ तीर से क्या लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये जिनके भी सवाल है ना, मैं साथ साथ सवाल लेता हूँ तो मेरा टॉपिक पे रह जाएगा। तो ये सवाल आपने ना अपने पास लिखते जाना है। ठीक है। और ये फ्राइडे वाले दिन आपने सारे सवाल मुझसे करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये जो एक डिस्कस करने लग जाता हूँ तो फिर हमारा टॉपिक रह जाता है। तीन सीट्स नेशनल असेंबली में किसकी हैं, ये आपने हारून वॉइस में बताया ना, जरा मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैं अपने उस पर चलता हूँ। सर वो पूछ रहा था कि हारून ये रशीद क्या पूछ रहे हैं? सर वो 3 सीटें हैं सर, वो इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली के अंदर सर। इस्लामाबाद नेशनल असेंबली के अंदर इस्लामाबाद की कोई सीटें नहीं है। ये तीन नहीं है, कुछ और नंबर होगा। ये इस्लामाबाद की सीट्स है ही नहीं उसके अंदर। ये मैं आपको ग्रुप के अंदर ना भेज दूंगा, मेरे पास ये सारा वो लिखा हुआ है। इस्लामाबाद की इसमें ना जो आपकी है ना सेनेट, उसके अंदर वो सीट्स हैं। और उसके अंदर सर उसका उसके अंदर भी, हाँ क्या नाम है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की इसकी टोटल सीट्स तीन है। सिंध की 75 है। ठीक है। ये लिखिए मैंने। तो ये मैं आपको खैर चार्ट दे दूंगा ना, तो आप उसमें देख लेंगे। मकसद आपको जो समझाने का है वो आप समझें। मकसद ये नहीं है सीटें कितनी है या क्या है। मकसद ये है कि लोग हाउस कहाँ करता क्या है, कैसे मुंतखब होता है, वो काम है। ये रट्टे मारने वाली बातें ये आप कर लेंगे। और ये असल बात समझाने वाली ये है कि नेशनल असेंबली पॉपुलेशन वाइज होती है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा उसकी सीटें होंगी। पॉपुलेशन की बेस पे लोअर हाउस होता है, अपर हाउस जो है फेडरेशन की अलामत होती है। वो तमाम सूबों की सीटें बराबर होती हैं, जितनी भी होती हैं वो आप देख लेंगे। ठीक हो गया, मेरी बात क्लियर होगी ना? अच्छा जी। उसके बाद जनाब हम देख रहे थे, ये आपको पता चल गया। अब फिर मैंने आपको बता दिया कि ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स को आप डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, और जो सेनेटर है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं वो उनको सेलेक्ट करती हैं। सेनेटर कैसे सिलेक्ट होता है, और इसके अलावा इलेक्ट होता है। और दूसरा प्रेसिडेंट कैसे होता है, इसका डिटेल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। ठीक होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब ये तो सारी बातें आपको पता चल गई ना। अब तो ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मुझे किसने बताई हैं? कि रियासत का कौन सा डॉक्यूमेंट है ये मुझे बता रहा है, जरा मुझे बताएं ना। मैं भी देखूंगी आप सुन रहे हैं या ये सो गए हैं। आइन बता रहे बताएं जी। जी। बता रहे आपको। आपकी आवाज कट रही है। लिख दें, मुझे लिख दें, चैट में लिख दें। कॉन्स्टिट्यूशन सर। यस। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये रियासत का। वो कहते हैं ना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन है रियासत के किस ऑर्गन की क्या काम है, किसने किसको कैसे रिपोर्ट करना है, किसने किसको कैसे चेक करना है, कैसे उसके इख्तियारात डिवीड है। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं, और रियासत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चलाई जाती है। ठीक हो गया। सबसे अहम तीन चीज होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह कहते हैं ना, आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, तो आप अगर रूल्स ऑफ द गेम तय ना हो या कोई भी गेम खेलने जाते हैं, तो आप गेम खेल ही नहीं सकते। ठीक है। तो वो जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो रूल्स ऑफ द स्टेट है, that regulate the state that regulate state, and that through do those rules state is governed, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसको दस्तूर कहते हैं, उसको आयन भी कहते हैं। तो आयन है। तो ये आपको पता चल गया कि आयन में ये सारी बातें लिखी हुई है। अब आयन जो है ना,
ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। और जो अहम तरीन चीज़ होती है उसको जो है ना उतनी वेटेज भी हम ज़्यादा देते हैं, डेफिनेटली अहम वही होता है। तो अब जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमारा मुल्क आप सबको पता ही है कि आज़ाद हुआ 1947 में। अब 47 में सबसे पहला पहला जो हमने काम करना था, हमने करना था सबसे पहले आयन बनाना, कि ये रियासत तो हमने बना ली है, अब इसको चलाना कैसे है। तो उस चलाना कैसे है ये हमें किसने बताना था, ये हमें आयन ने बताना था। तो आयन जो है ना हमने वो, खैर, जो आयन था वो बनाने का मरला वो हमने क्या किया, आपको क्या लगता है, जल्दी कर लिया था या देर की थी हमने? सर काफी लेट बनाया था। लेट बनाया। बाकी क्या कहते हैं? लेट बनाया, 1956 में बनाया। 1956 में बनाया और 47 में मजादू 9 साल बाद बनाया। तो ये बड़ा लेट बनाया। तो जब आपने रूल्स ऑफ द गेम बहुत लेट बनाया और गेम आपने शुरू कर दी, तो फिर होगा क्या, वो फिर खच नहीं बन गई होगी। तो इसी वजह से खच बनी हमारे मुल्क में भी। हमारी रियासत तो बन गई, अब रियासत जब बनी हमने, तो उस हमने रियासत में जो इंटरम डॉक्यूमेंट था जिसको हमने कहा कि इसके तहत हमारी रियासत चलाई जाएगी, हमने कहा कि ये 1935 का जो एक्ट जो कि गौर ने दिया था, हमने जनाब उसको कर दिया। हमने कहा कि वो, वो उसी को अडॉप्ट कर लो। तो कुछ वक्त के लिए हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, 1935 का एक्ट, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके पहला जो है हमने एक्ट पास किया, वो जिसको हमने मान लिया वो था इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके तहत हमने रियासत को बनाना शुरू कर दिया। और हमने कहा कि चलो जी अब जो इसकी दस्तूर साजी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उस दस्तूर साजी को स्टार्ट कर दिया। और जो पहली असम्बली थी ना, ठीक है, वो जो, अब वो असेंबली कहाँ से आई थी, वो जो लोग 46 47 के इलेक्शन हुआ था ना, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे वही हमारी जो असेंबली बनी थी, वही आयन साज असेंबली भी थी। उसका दोनों काम थे, आयन साजी भी उसने करनी थी और साथ में उसने अ, कानून भी बनाना था। ये डुअल फंक्शन था, ये भी पेपरों में पूछा होता है कि उसका क्या काम था, एक काम था दो काम थे ये सारा। तो उस आयन साज असेंबली ने वो बनाना था। तो जो पहली आयन साज असेंबली थी, ये जो पहली असेंबली थी, उसके टोटल मेंबरान की तादाद 69 थी, ठीक है। उसमें फिर 10 मेंबर और ऐड कर दिए गए। और जो कि प्रिंसली स्टेट थी हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जो रियासत थी उसके अंदर 562 रियासतें भी थी ना, तो उन्होंने फिर जो पाकिस्तान के अंदर कुछ शामिल हुई, कुछ भारत के अंदर शामिल हुई, ठीक है। तो ये जब शामिल हुई तो इसके मेंबर्स की तादाद बढ़े, तो हमारी टोटल जो पहली असम्बली की तादाद बन गई ना लोगों की, वो कितनी थी, 79। इन 79 लोगों ने क्या करना था, मुल्क का आयन भी बनाना था और मुल्क के लिए जो जरूरी काम साजी थी वो भी करनी थी। ठीक हो गया। तो इसको जनाब टास्क मिला। और बदकिस्मती हमारी ये कि जो हमारे वो थे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पहले ही चले गए, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद फिर हम उस काम में डिले करते गए और हम नहीं बना सके। अब इस आयन साजी में बहुत सारे मसाइल थे, अब आयन सबसे अहम चीज़ थी ना। अब ये तो बातें थी कि जनाब रियासत, हम पहले कह रहे थे कि कैसी रियासत होगी, अब कैसी रियासत होगी, इसकी कानूनी शक्ल तो आयन देता है ना। अब उस रियासत में इस्लाम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, उस रियासत में फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, उसमें माइनॉरिटी राइट्स क्या होंगे, उसमें लैंग्वेज कौन सी होगी, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्योंकि उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे ना। तो उसको जो बहुत सारे मसाइल थे ना, इनको एड्रेस करना, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसके अंदर ये तमाम उसको एड्रेस हो मामला, तो वो लाना भी मुश्किल था। लाजिम बात है, ईस्ट पाकिस्तान के अलग इंटरेस्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान के अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो आज का बांग्लादेश है, उसकी आबादी 55% थी। तो वो चाहते थे कि आबादी के हिसाब से हमें ज़्यादा हिस्सा मिले, हमारी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। और जो वेस्ट पाकिस्तान है, जिसमें सिंध भी था, बलूचिस्तान भी था, ये चार हमारे, बलूचिस्तान उस वक्त सूबा नहीं था खैर, तो ये जो हिस्सा था, तो ये चाहते थे कि हमारे यूनिट्स के हिसाब से हमें शेयर मिले। तो इसकी बड़ी एक टसल थी। फिर लैंग्वेज का भी इशू था, लैंग्वेज कहते थे जो ईस्ट पाकिस्तान वाले की बंगाली भी होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान कहते थे नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कायद साहब भी वहाँ पे ढाका में गए और उन्होंने कहा कि जो है ना हम बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं। तो कायद साहब ने कैटेगोरिकली बताया कि नहीं होगी लैंग्वेज, उर्दू ही एक ही कौमी जुबान होगी। उसके बाद लैंग्वेज राइट्स भी हुए और 1951 में काफ़ी सारे कुछ लोग भी उसमें मारे गए। 21 फरवरी को ये वाकया हुआ था। इसको
जो है ना लैंग्वेज डे के तौर पे आज भी माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज की बेस पे वो बड़ी एक मैसिव मूवमेंट थी जो कि ईस्ट पाकिस्तान में हुई थी। तो खैर ये आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये काफी सारे इश्यूज थे। अब ऐसा दस्तूर लेके आना जिसके अंदर तमाम इश्यूज को एड्रेस किया गया हो और वो बैलेंस्ड अप्रोच हो, तो थोड़ा मुश्किल था डेफिनेटली। और फिर अर्ली लीडरशिप जैसे मैंने आपको बताया चली गई, और आपको पढ़ा रखा है आपने कि माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान में, वो भी एक था, सेटलमेंट के इश्यूज थे। जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कमजोर थे, तो बहुत सारे मसाइल इकट्ठे हो गए। उस वजह से जो आयन, लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? लैंग्वेज देखिए ना, लैंग्वेज बहुत अहम चीज है। लैंग्वेज ही आप की रिप्रेजेंटेशन होती है। देखें, जब आप एक, फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू लैंग्वेज बना देते हैं, तो आपकी रियासत किस कौन करेगी? उर्दू लैंग्वेज को। आपकी हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, हर कहीं पे उर्दू ही होगी। तो जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, जिनकी वो जुबान ही नहीं है, तो उनके लिए फिर मसाइल होंगे या नहीं होंगे? इसी वजह से आज भी हमारी जुडिशरी के जितने भी वर्डिक्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो उसका कितना नुकसान होता है, और लोगों को पता ही नहीं चलता। इस वजह से एलिनेट कर देते हैं ना आप। नईम साहब, आपको मैं एक मिनट बाद में लेता हूँ, थोड़ा ये थोड़ा सा इसको कवर कर लूँ ना, मैं आपकी बात सुन लूँ। तो ये एक इशू था लैंग्वेज का। बहुत सारे और भी मैंने आपको बताया, तो वो बहुत सारे इशू तो मिल गए। उस वजह से हमारी आयन साजी लेट हो गई। तो पहली खैर जो डेवलपमेंट थी हमारी आयन साजी के हवाले से, वो सबसे पहली, वो पहले हमने जो जिसको हम कहते हैं करारदाद मकासद, वो हमारी पहली एक डेवलपमेंट थी। और करारदाद मकासद, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसका डॉक्यूमेंट जनाब लियाकत अली खान साहब, हमारे पहले जो वज़ीर आज़म थे, वो लेकर आए थे असम्बली के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया 79 मेंबर असम्बली के अंदर। 7 मार्च को ये उस मसौदे को लेकर आए। 7 मार्च को वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला मसौदा था, ठीक है, 7 मार्च को, जिसको करारदादे जो है ना मकासद भी कहते हैं। कि अब ये वो डॉक्यूमेंट था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसने वो तय करनी थी डायरेक्शन आयन की, कि आयन कैसा होगा। ये जितने भी मैंने आपको सवाल बताए हैं कि लैंग्वेज क्या कौन सी होगी, रिलीजन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि रिलीजन के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन थी। जो उलमा थे वो कह रहे थे कि कायद आजम जो है ना, वो पाकिस्तान को एक इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते थे, लेकिन जो लिबरल वॉइसेस थी, वो तो कह रही थी कि 11 अगस्त को कायद ने जो तकरीर की है, और कायद ने कैटेगोरिकली कहा है कि आप चाहे हिंदू हैं, या आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, रियासत का आपके रिलीजियस बिलीफ्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, योर मॉस्क, एनी टाइप ऑफ प्लेस दैट यू वांट टू गो। उनकी बड़ी फेमस स्पीच है 11 अगस्त की। तो वो कह रहे थे कि कायद तो सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। और जो उलमा थे, या जो क्लर्जी थी, वो कह रही थी कि इस्लामिक जो है ना ये बनाना चाहते थे। तो ये टसल थी। तो मतलब लैंग्वेज का इशू, रिलीजन का इशू, रिप्रेजेंटेशन का इशू मैंने आपको बता दिया, इस तरह बहुत सारे इशूज। तो इसको कैसे एड्रेस करना है, उसकी जो डायरेक्शन सेट की, वो सेट की करारदाद मकासद ने। और वो करारदाद लेकर आए थे। करारदाद क्या होती है? करारदाद करारदाद करारदाद, शुरू से सुन 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 कर पता नहीं क्या है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है और समझा नहीं है कि वो होती क्या है। कुछ भी नहीं होती। रिटर्न एक तहरीर होती है, कोई भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप असेंबली में पेश करते हैं कि इस पे हम कानून साजी करना चाहते हैं, उसको करारदाद कहते हैं। 1940 में भी करारदाद थी कि हम तमाम जो उस वक्त के मुसलमान थे, उन सब ने इसको जो है ना मान लिया था कि हम वाहिद जो सोल्यूशन है हमारे मसाइल का, वो अलग रियासत है। वो करारदाद थी जिसको तमाम, जिस पे आमीन कहा तमाम उस वक्त की उलमा ने, और जो फ्रीडम फाइटर थे जितने भी थे, जो उसके हामी थे। तो खैर वो करारदाद लेकर आ गए 7 मार्च को। ये सवाल पेपर में आता है कि कब लेकर आए थे? 7 मार्च। तो वो फिर डिस्कशन हुई, और डिस्कशंस के बाद क्या होता है कि वो जो करारदाद है वो 12 मार्च को पास हो जाती है। 12 मार्च 1949, ये उस वक्त की बात है जब कायद साहब जो है ना वो इंतकाल हो गया था उनका। उसके बाद 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद पास हो जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसके अंदर क्या लिखा गया था? क्या इसके अंदर तमाम मसाइल को हल कर लिया गया था? तो ये वैसे बड़ी अच्छा बात है कि कैसे मसाइल को हल किया गया था, ये नहीं किया गया था। तो खैर ये पहला डॉक्यूमेंट था। अब इसके अंदर रिजर्वेशन थी, और ये जो डॉक्यूमेंट था, जब ये असेंबली के सामने पेश हुआ, और उसमें टोटल उस वक्त असेंबली के 79 टोटल में से 75 लोग प्रेजेंट थे। 79 लोग टोटल थे, लेकिन 75 उस सेशन में प्रेजेंट थे। और उन्होंने इसको जनाब उसमें से जो 21 लोग हैं, उन्होंने अपोज किया, और बाकी सब ने इसको कहा कि ये ठीक है रेजोल्यूशन, और इसको पास होना चाहिए। वाकई ये वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए
आयन की डायरेक्शन बनानी चाहिए और वो जरूरी है। 21 लोगों ने अपोज किया था, और 21 में 10 लोग वो थे जो नॉन मुस्लिम से, और 10 लोग ही, टोटल 10 लोग थे नॉन मुस्लिम, और सब के सब ने ही उसको अपोज किया था। क्यों अपोज किया था? उसके अंदर ऐसी बातें थी जो कि माइनॉरिटीज के हवाले से ऑब्जेक्शनेबल थी, मसाइल थी। पढ़ रखे हैं आपने वो, क्या उसके मेन मेन प्रोविजंस है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। कि जनाब, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑल माइटी अल्लाह, सोवरेनिटी ऑफ अक्रॉस द होल यूनिवर्स, कि जो रियासत इक़्तिदार अल्लाह होगा, जो दुनिया में रियासत की सबसे जो बड़ी ताकत होगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। रियासत में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इंसाफ पर मबनी होंगे, वो इस्लाम इस्लाम की जो तालीमात है उसके मुताबिक होंगे, इंसाफ होगा, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन होगी, ये होगा वो होगा, सारा कुछ ये बता दिया उसके अंदर, ये डायरेक्शन बता दी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किस बात का? ऑब्जेक्शन ये है कि आप कहते हैं कि तमाम जो लॉज हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि इस्लाम ने दिए उसके मुताबिक होंगे। तो आपके मुल्क में तो वो भी लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, तो क्या वो उसके शहरी नहीं हैं? तो उनको उनको ऐसे लगा माइनॉरिटीज को कि ये रियासत शायद मुसलमानिस्तान बनाई गई है, तो उनको उनके राइट्स जो है ना सिक्योर होते नजर नहीं आते थे, इस वजह से उनको अपोज किया। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, उसके अंदर तो वैसे भी नॉन मुस्लिम काफी ज्यादा थे, उसकी तरफ से भी उनको अपोज नहीं। खैर, उनकी अपोजिशन भी थी, उनकी अगर आप पढ़ें उनके जो कमेंट्स थे वो बड़े वैलिड है। लेकिन इसको बिल को पास कर लिया गया, और इसी ने ही आयन की जो आगे जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात आगे करनी थी। ठीक हो गया? तो इस ढांचे को, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करदा मकसद है, ये इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि इसको 1956 का जो पहला आयन था उसका प्रियम्बल के तौर पर, प्रियम्बल कहते हैं कि जो उसका इब्तदाई होता है, यानी कि जो आयन में ये प्रिंसिपल्स हैं इसके मुताबिक आपने यहाँ रखना है, उसको प्रियम्बल के तौर पर 56 के आयन को रखा गया, 56 के आयन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया। और 62 का जो आयन था जो कि अयूब खान साहब ने बनाया था, ठीक है, दूसरा आयन, वो वो उसके अंदर भी इसको जो है ना उसमें याद रखिएगा प्रियम्बल के तौर पर, इब्तदाई के तौर पर रखा गया, यानी इसमें से प्रिंसिपल लिए गए, यानी कि अलग उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऊपर रखे गए, इसके बाद उसको उसमें से जो है ना रूट्स लिए गए। फिर 1973 के एंड में भी इसको इब्तदाई के तौर पर रखा गया। लेकिन फिर क्या होता है कि 1985 के अंदर जो 8वीं तरमीम आती है 73 के एंड में, उसमें इसको, इस हिस्से को आयन का बाकायदा पार्ट बना दिया गया, उसको कहते हैं सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और उसको उसको कहा गया आर्टिकल 2A के तहत, 2A आज भी आप पढ़े ना आयन का, तो वो क्या है, यही तो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही तो है। अब इसके अंदर उसको जनाब इसमें शामिल कर लिया 2A। और 73 के आयन को जो है ना उसके स्टेट रिलीजन पहले डिक्लेयर किया था कि वो होगा इस्लाम होगा। 73 के आयन के अलावा कोई भी रिलीजन में स्टेट रिलीजन नहीं है। तो खैर ये आगे बात चली गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको बता दी, एक डायरेक्शन सेट कर दी, उसके तहत फिर उसके तहत पे भी आयन बनाना था। खैर 1947 में जैसे आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद हो गए थे। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं कि वो असेंबली का सेशन कब हुआ था। तो उसका जो पहला सेशन हुआ था ना असेंबली का, वो 10 अगस्त को हुआ था, याद रखिएगा। ये मैं आपको इसमें ना शेयर भी कर दूंगा। वैसे आपने इसको ना साथ साथ कॉपी और वो रखा करें ताकि नोट करते रहा करें। ये बातें मैं जितनी बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज ही हैं, ये कोई वैसे नहीं है, मतलब ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। तो 10 अगस्त को हमारा पहला सेशन होता है 1947 में, जो है ना मुल्क हमारा जो बनता है। तो 10 अगस्त को फर्स्ट सेशन हमारा होता है, और वो कहाँ होता है? वो होता है कराची के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अंदर क्यों होता है, इस्लामाबाद के अंदर क्यों नहीं होता? तो इसकी क्या वजह है? बिल्डिंग इश्यूज। इधर उस वक्त कराची पाकिस्तान का ये जी 1973 कर रहे हैं। जी बताएं जी, पहला जो इजलास है ये कराची में क्यों हुआ है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुआ? 1973 की बात हो रही है सर। 73 का इजलास, 73 ईयर। ये उस वक्त सर तो पाकिस्तान पाकिस्तान का का जो पहला कैपिटल था वो कराची था, उसकी वजह से कराची में हो रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, इस्लामाबाद तो कैपिटल नहीं था मेरे भाई, इस वजह से। तो खैर ये सिंध कराची में इजलास हुआ 10 अगस्त को। फिर 11 अगस्त को कायद जो है ना वो उसको उसका असेंबली का प्रेसिडेंट ऑफ दी दैट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चूज किया गया 11 अगस्त को। ठीक है। और उसके बाद जनाब 12 अगस्त को जो है ना कहा गया उस असेंबली ने कि अब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कहा जाएगा, अब इसको कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जनाब हम कहेंगे। तो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, ये तमाम सवालात हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, पहला सेशन कब हुआ, कैद आज़म सदर
जो है ना इसके असेंबली के कब बने, कैद आजम कब कहेंगे, तो ये सवाल तो आप रट लेंगे, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो आप पिक्चर आपके जहन में बनानी थी कि वो असेंबली कैसे थी, कहाँ से आई थी, काम क्या कर रही थी, वो असल इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप याद कर लेंगे। फिर 15 अगस्त, 10 अगस्त, 11, 12, 15 अगस्त को कैद आजम ने एज ए गवर्नर जनरल रियासत के हलफ उठाया 15 अगस्त को, ठीक हो गया। और हलफ किसने लिया, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मियां सर अब्दुल राशिद साहब। मियां सर अब्दुल राशिद हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कायद से हलफ लिया, और फिर जब कायद आ गए, फिर कायद ने नॉमिनेट किया लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान के फिर उन्होंने अपनी काबीना बनाई और उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन की, और लियाकत अली खान से हलफ किसने लिया था, वो लिया था कायद आजम ने, ठीक हो गया। अब ये जब कैद कैद आ गए, उन्होंने हलफ उठा लिया, और उसके बाद जनाब लियाकत अली खान भी आ गए, तो कायद ने पहला काम क्या कहा, आप जनाब आइन बनाए। तो उनके इंसिस्टेंस भी इसी चीज पे थी, लेकिन उनको तो नहीं पता था कि उनकी जो है ना इंतकाल के बाद ये क्या गंद मचाएंगे। खैर उन्होंने टास्क उनको दे दिया। तो तो ये सारा कुछ, अब खैर कैद चले गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो 12 मार्च को पास हो गया। जिस दिन पास हुआ उस दिन उस असेंबली ने एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जिसको उर्दू की किताबों में लिखा हुआ है बुनियादी उसूलों की कमेटी, वो बनाई 12 मार्च को। और उसके कमेटी के जो मेंबरान थे वो 24 थे। ये सारे सवाल हैं, 24 उसके मेंबरान थे। उसका काम क्या था उस कमेटी का, उसका काम ये था कि जो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया है इसके तहत जो है ना आइनसाजी की है, ठीक हो गया। 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है, एक कमेटी बनती है जिसमें 24 मेंबरान थे। 24 मेंबर कहाँ से आए थे, उसी असेंबली के थे, ठीक है। उन्होंने उस पर वर्किंग करी थी। एक कमेटी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी नहीं थी, और भी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, माइनॉरिटी राइट्स थी, फेडरेशन के कुछ उनके अलग ये थी। लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी थी, इसका असल काम क्या था, जो है ना इस पे ज्यादा इनका फोकस था आइनसाजी पे, उन्होंने इनको इनपुट देनी थी। खैर होता यह है कि 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान साहब जो है ना वो, उनको भी लियाकत बाग में, जिसका पुराना नाम कंपनी बाग था, उसमें उनको जनाब गोली मार के शहीद कर दिया जाता है। और जिस बंदे ने मारा था उसका नाम था सैयद अकबर, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल आते हैं। तो लियाकत बाग का पुराना नाम कंपनी बाग, सारे सवाल हैं। तो ये उनको शहीद हो जाते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ सवाल सवाल है, ये आपने खुद इसको समझ लेना है, मैं हर दफा नहीं बताऊंगा ये सवाल है, लेकिन है ये सारे सवाल आ चुके हैं, आपने पेपर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका। तो खैर ये 1951 में लियाकत खान साहब शहीद हो जाते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी ना, उसकी पहली रिपोर्ट तो लियाकत अली खान साहब खुद देकर गए, जो कि 1950 में उन्होंने पेश की। फिर दूसरी एक रिपोर्ट आती है उस पर। अब रिपोर्ट क्या आती है इसकी डिटेल में मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें यह था कि ऐसे मुतालबात थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान को तो मंजूर नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान को थे, यानी पॉपुलेशन के हवाले से वो जो फैक्टर है उसको निगेट किया गया था। इस वजह से कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन का। लैंग्वेज भी इसमें उन्होंने वो उर्दू रखी थी, बंगाली को नहीं कंसिडर किया था, तो उनका वही डिमांड थी। इसके अलावा रिलीजन का जो रोल था वो ज्यादा था, उसको उसको भी वो जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में जो है ना नॉन मुस्लिम ज्यादा थे। फिर बेसिक प्रिंसिपल की कमेटी की रिपोर्ट फिर 1952 में एक आती है, ठीक है। उसमें भी उनका कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाता, उसमें भी इशूज। और फिर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट एक 3 आती है, जिसको बोगरा फार्मूला भी कहते हैं, जो कि 1953 में आती है। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा, वो लेकर आते हैं। वो बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर इन दोनों की जो इश्यूज है ना उनको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये बोगरा का कंप्लीट जो है ना उसकी रिपोर्ट या अलग से आपको बता दूंगा। ये अक्सर पेपर में पूछते हैं इंटरव्यूज में कि बोगरा फार्मूला क्या था। खैर बात कहने की ये कि ये जो है बेसिक बोगरा फार्मूला था, इस पे दोनों हाउसेस का कंसेंसस बिल्ड हो गया कि हाँ ये ठीक है, इसके मुताबिक आइन बनना चाहिए। खैर ये हम मुत्तफिक हुए थे, बंद तो फिर मसले क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, वो असम्बली तोड़ देते हैं। अब जो असेंबली पहले मुत्तफिक नहीं हो रही थी एक रिपोर्ट पे, दूसरी पे, तीसरी पे, जब वो मुत्तफिक हुई, तो जमहूरियत का पहला कातिल कहा जाता है किसको, गुलाम मोहम्मद को। उसने क्या किया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब ये होता है असेंबली तोड़ने का, कि असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो तमाम एमएनए या जो कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर हैं वो नहीं रहते, मतलब वो उसकी जो डेजिग्नेशन होता है एमएनए का खत्म हो जाता है। तो वो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा नई असेंबली बनाओ, फिर नई दूसरी असेंबली बनाएगी। 28 मई 1955 को दूसरी असेंबली बनाएंगे।
ठीक हो गया। अब दूसरी असेंबली कहाँ से बनाई गई, सवाल ये कि वो मेंबरान कहाँ से हुए, पहले मेंबरान तो आए थे इलेक्शन जीत कर 45 40 से। ये जो लोग थे, ये सूबाई असेंबली जो थी ना, सूबाई असेंबलियां थी, जो बंगाल की थी, सिंध की थी, सूबाई सब सूबाई इलेक्शन भी तो हुए थे ना 45 45 40 में, सिर्फ कौमी असेंबली के नहीं हुए थे, सूबाई भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है। उसका आपने इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मूवमेंट में वो सारा पढ़ेंगे कि कितनी सीट्स थी उसकी और कैसे कैसे कौन जीता था, वो सारा देखेंगे। तो खैर वहां से उन्होंने वो असेंबली को ऑप्ट किया, और इसके जो मेंबरान की तादाद थी वो 80 थी। और इस हिसाब से रखा कि 40 जो लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे और 40 वेस्ट पाकिस्तान से, और उनकी सूबाई असम्बलियों से ये वो कराए थे। उस असेंबली ने अपना काम शुरू किया, और उसने जो कहा, उसने कहा यार ये क्या इशू है, यहाँ पे यूनिट्स ज्यादा हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके अंदर सिंध है, उसके अलावा केपी है, उसके अलावा पंजाब है, बलूचिस्तान का थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो इसमें यूनिट्स ज्यादा हैं, वहां पे आबादी ज्यादा है, तो इनको कहाँ पे समझौता करें। उन्होंने कहा इस मामले को खत्म करने के लिए ना हम एक वन यूनिट बनाते हैं। वन यूनिट कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, ये सारा का सारा वन यूनिट होगा, ईस्ट पाकिस्तान सारा का सारा वन यूनिट होगा। वेस्ट पाकिस्तान में जो पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है, ठीक है, ये सारे का सारा एक यूनिट होगा, हम इसको एक यूनिट कहेंगे। ये किसका माइक ओपन है? अल्लाह के बंदो, माइक तो बंद रखा करो। मोहम्मद कमाल। और कौन है? रिशान। हाँ अब बंद हो गया ना माइक। हाँ यार मैं पता नहीं कहाँ पे था। अच्छा जी, तो वन यूनिट बन गया। तो वन यूनिट वेस्ट पाकिस्तान, मैंने बताया आपको, ये इस तमाम को मिला के एक यूनिट बना दिया, और वो ईस्ट पाकिस्तान वैसे वन यूनिट था, ये 1955 में ये वन यूनिट बनाया गया। इसका काम क्या था? काम ये था कि रिप्रेजेंटेशन के जो इशूज आ रहे हैं आपस में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा, तो उसको मेंश्योर किया जाए। ठीक हो गया। खैर ये बिल्ड हुआ उस वक्त। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, बिल बनने के बाद चौधरी मोहम्मद अली थे, उनकी क्यादत में जनाब उस वक्त पीएम थे, और हमारा जो आइन है उस पर कंसेंसस बिल्ड हो गया। और ये बोगर फार्मूला जो मैं नेक्स्ट क्लास में इससे डिस्कस करूंगा, उससे मिलती जुलती एक कंसेंसस था, वो उसके अंदर डेवलप हो गया। और फाइनली क्या होता है, हमारा आयन जो है ना वो उस पर कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, और 23 जो है ना, 23 मार्च के बाद में आता है। पहले ये मार्च की कोई डेट है, उसके अंदर इसको जो आपकी कानून साज असेंबली है, दूसरी कानून साज असेंबली है, ये उसको पास करती है, और इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है 23 मार्च 1956 को। और आपका जो आयन है वो आखिरकार बन गया। ठीक है। 1956 में जो आयन बहुत जल्दी बनना था, जो रूल्स ऑफ द गेम से पहले तय होने थे, वो हुए 9 साल के बाद। और आपका ही मुल्क जो आपके साथ आजाद हुआ था, वो 1950 में अपना आयन बनाकर बैठ गए थे, और हम जनाब उस वक्त आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे, और लड़ रहे थे, मर रहे थे। आज भी जो मसाइल हम उस वक्त हल नहीं किए, 47 में जो रूल ऑफ द गेम आपने तय नहीं किए, पॉलिटिकल एलीट आपस के मसाइल हल नहीं कर सकी, वैक्यूम छोड़ा, उस वैक्यूम को किसने फिल किया? ब्यूरोक्रेसी ने उस वक्त की, और एक इदारे ने। आज वो इदारा आपके ऊपर काबिज है, और हम नहीं बोल सकते। ठीक है। मेरी भी ये वीडियो किसने यूट्यूब पे किसी फोरम में देख ली गई, तो फिर क्या पता मैं भी अरे मैसेज इसमें कह एक दूं। क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लेट तो बना, लेकिन इसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है कि एक तो पॉलिटिकल जो मामला थे उसकी वजह से भी वज़ीर आज़म की डेथ हो गई। तो इसमें इसके अलावा भी कोई मेन वजह हो सकती है कि ये लेट क्यों हुआ? क्योंकि हम देखते हैं जो इंडिया ने फोन बना लिया था, तो उनके भी तो मामला वैसे चल रहे थे जैसे हमारे चल रहे थे, हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो भी थे लेकिन हम उससे ज्यादा नहीं थे। तो सर देखे ना, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले कहा लैंग्वेज इशू उनका था। वो तो कह रहे थे 10 लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बनाए, हम कह रहे थे नहीं, कौमी जुबान सिर्फ उर्दू होगी, सिर्फ उर्दू होगी। यहाँ पे इशू उन्होंने मैंने पहले लेकिन कह इतने दी। बंगाली बंगाली बना सकते थे, लेकिन ये था कि बंगाली, क्योंकि वो उनकी तादाद भी ज्यादा थी, अगर हम उन्हें दे देते तो उसमें इतना इशू तो नहीं था। बना सकते थे, लेकिन आप देखें ना, फिर बात वही आती है। फाउंडिंग फादर ने कह दिया कि नहीं होगा। ढाका की आप उनकी स्पीच उठाकर देखें जो 51 में, उसमें 48 में गवर्नर की है कायद ने, और कहा है कैटेगरी के लिए कि नहीं होगी। तो लेकिन होनी चाहिए थी, आबादी उनकी ज्यादा थी, उनका राइट था, नहीं राइट था बनी। बिल्कुल। लैंग्वेज इशू, फिर उसके अलावा सबसे बड़ा इशू रिलीजन था। रिलीजन को कितनी स्पेस देंगे? आज भी हम परेशान होते हैं, आज भी
हमारे पास एक डिबेट होती है, और वो एक एक इदारे के अंदर, मैं कॉलेज में हूँ तो कई चीजों पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने और आपने तय नहीं करनी थी, ये रियासत ने तय करनी थी। आज भी वो इश्यूज लिंगर ऑन कर रही हैं, क्यों? हमने उसको उस वक्त राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किया। कायद हम्म। की वो खुद भी इस पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि कायद सेकुलर पाकिस्तान चाहते हैं, कुछ कहते थे कि नहीं एक रिलीजियस कंट्री चाहते हैं। खैर, इस डिबेट में ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डिबेट थोड़ी इस तरह के सवाल ना पेपर में आते हैं और ना जो है इंटरव्यूज में पूछते हैं। आपको बुनियादी फैक्चुअल पता हो काफी है। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी, मैं जिसको बता रहा था, पता नहीं किसने। जी 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 सर, क्लियर। इनमें ना पड़े, आप फैक्चुअली चीजों को देखें, क्योंकि ये बातें हैं लेकिन नेक्स्ट लेवल की हैं। जब आप एक दफा अच्छी जॉब पे आ जाएंगे ना, तो फिर किताबें पढ़िएगा, फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर उसमें चीजें। अभी तो इनिशियल लेवल पे आप फैक्ट्स देखें कि हो क्या रहा है। खैर, मैंने जो बताया आपको कि ये इश्यूज थे, वो एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उसके फिर मामला आज भी हमें नजर आते हैं। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है, जो मजीद पढ़ें। क्या कहते हैं आप? काफी। जरा मुझे चैट में बताएं ना। मजीद पढ़ा है सर? ठीक है जी। और ठीक है जी, काफी है। ठीक है, मेजोरिटी किया है तो ठीक हो गया जी। जो मेजोरिटी कह रही है उसके साथ है जी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो यहाँ तक मतलब ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स है। अब इसमें आप तो अभी देखें ना, अब ये सारा जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने की आपके सामने कोशिश की है, अब कभी आपके सामने जो है ना, कल हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल जब आप कहीं पे 56 का आयन पढ़ेंगे या करारदाद मकासद पढ़ेंगे ना, तो आप उसको जो है ना, थोड़ा सा आपके जहन में एक पिक्चर हल्की सी बनेगी। और पिक्चर में क्या होगा कि आप देखेंगे कि मुल्क बन गया था, और वो लोग 45 46 के इलेक्शन जीत कर आए थे, असेंबली में बैठे थे, ये मसला था, वो डिस्कशन। तो जहन में एक बारीक सी ब्रीक सी पिक्चर बनेगी। ये पिक्चर बन रही है आपके जहन में या नहीं बन रही, ये बताएं मुझे। बताएं जी, पिक्चर कुछ बन रही है जहन में कि नहीं बन रही? बन रही है। तो ये पिक्चर ही बनाना मेरा मकसद है। बाकी ये इसके हजारों फैक्ट्स हैं, सारे कुछ हैं, वो आप पढ़ते रहेंगे, किताबों से आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है? तो वो आप पढ़ते रहेंगे तो, लेकिन ये मकसद है मेरा। तो ये जब वो क्लियर हो जाएगा आपको, फिर ये 1956 कैन की पढ़ते रहें। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया। अब 56 कैन के अंदर मजीद क्या प्रोविजंस थी, अब उसके अंदर क्या था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी मजीद वो इंशाल्लाह कैरी करेंगे। अब इसमें हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका अगर मैं आपको ये दिखाऊं इसमें कि आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात हुई, बेसिक पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको मैंने स्टेट के बारे में बताया, और गवर्नमेंट के बारे में बताया, बुनियादी ऑर्गन्स के बारे में बताया, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताया। ठीक है? और उसके बाद 1956 का जो आयन है, इसको देखेंगे, फिर 56 का आयन क्यों कैसे कैंसिल होता है, फिर 62 का, फिर 73 का, फिर मेजर अमेंडमेंट्स। ये जितनी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स है। और वैसे ओवरऑल ये सवाल आपके पेपर में डिफरेंट जो है ना पूछे जाते हैं। ये चीजें फिर पाक स्टडीज में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको दोबारा से भी देखें। लेकिन ये है कि इतनी बहुत सारी चीजें सारी ये कवर नहीं हो सकती। ठीक है ना? टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें अगर मैं कहूँ कि लेकिन ये कि आपको ये है कि एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि इस तरह चीजों को आपने करना है, फिर आप करने वाले खुद बन जाएंगे। बताएं जी। अच्छा सर, ये जितने भी आपने जो बताए सर, वो मुतासब लिखी है सारी बातें, लेकिन सर कुछ अंदर मिस हुई है, तो क्या सर नोट्स के अंदर सर आप प्रोवाइड कर देंगे हमें सर, ताकि वो बातें जी सर देखिए सारी ना। क्लियर। जी जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप ना जो कोई चीज पूछा करें तो अपना नाम मुझे बताया करें, फिर मुझे पता नहीं चलता ना कहाँ से मुखातिब हैं, और मुझे खुद के नाम सर बताइए हारून, आप। सर हारून दरमिया वाले। जी, हरम ठीक है। जी, इसके जो नोट्स होंगे ना, मैं आपको इससे रेलेवेंट देखें। अब पहली बात तो ये कि आपको ये डेट्स कहीं से कोई मिल जाएं, तो ये जो डेट्स हैं, ये जो मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा, तो आपने आपको पहले दिन मैंने कहा था कि अपने पास कॉपी रखनी है और जल्दी जल्दी से लिखते जाना। ये लिखते जाना आपने, ठीक है? तो ये आपकी चीज़ें नोट हो जाएंगी, पिक्चर भी आपके सामने, और इससे रेलेवेंट जो रीडिंग्स होगी वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। ठीक हो गया? बाकी सारी बातें मेरे पास भी नहीं लिखी हुई, मेरे मतलब मेरे पास कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ नहीं होती, मैंने क्योंकि जहन में होती है, और मैं लिखी तो नहीं है वो, तो आपने वो फौरन से लिख लेनी है।
और साथ में जो आपको मैं नोट्स भेजूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भेजता हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो है वो भेजता हूँ, ये जो भी है उसको आपने एक सही पर समझ में पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे, जो मैंने लेक्चर दिया होगा उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इससे आपकी चीज़ें जो है ना मजीद इंप्रूव होंगी। और इन चीज़ों को पढ़ने का ये तरीकाकार होता है, आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं, फिर वो चीज़ आपको क्लियर होती है कि असल है क्या। बाकी ये वो जमाना तो है नहीं, या वो क्लास आप उसमें तो है नहीं कि मैं आपको कोई नोट्स दे दूँ और कहें कि ये रट रट के आ जाओ, ये याद कर लो। उस लेवल पे आप नहीं हैं आप। ठीक हो गया? ठीक है सर। सर जो आप मल्टीपल सोर्स की बात करते हैं सर, ये मल्टीपल सोर्स सर कहाँ से ढूंढें सर? मतलब ये जी भी ढूंढ। मल्टी जी जी, ये मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल सोर्स, ये अब आपको मैं खुद बताऊंगा। और मैं पहले तो आपको रीडिंग जो शेयर करूंगा आपने वो पढ़नी है, फिर जिसमें जरूरत होगी मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा, ये यहाँ से पढ़ लें, ये यहाँ से पढ़ लें, ये यहाँ से पढ़ लें, मैं खुद बताऊंगा। अच्छा सर, जितनी भी आपने बातें बताई हैं तकरीबन सारी सर मैंने उर्दू के अंदर पूरी मुकम्मल और कंप्लीट लिख ली है, और एक सर पिक्चर माइंड के अंदर बन गई। तो अब सर इन ठीक है। सारी बातों का बार बार रिवाइज भी करने हैं सर? जी या जी, चालू? रिवाइज कर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। रिवाइज करना जरूरी है। ओके सर। जी। इसके अलावा और जी किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? ये सब खैर जो समझ में ना आई हो तो इंशाल्लाह फ्राइडे का जो दिन है हमारा इसी गपशप के लिए है, इसी डिस्कशन के लिए है। बाकी मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो मैं जो जो मेथड है वो ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई आवाज़ का कोई मसला है, या क्या आप क्या समझ में आ रही है आपको, ये मुझे बताएं ना जरा। सर आज तो आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर थी और सर समझ भी सारी ठीक आई है सर। अच्छा हारून, बाकी आपके अलावा बाकी सबका गला खराब है लगता है। हाँ जी, बाकी भी अस्सलाम कोई बताए। वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम जी। नहीं। हाँ सुहेल भाई, आज तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कल की निस्बत बहुत अच्छी है, सही समझ आ रही है, हर चीज़ क्लियर आ रही है। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जो है ना, ये कि चले बता दें, वैसे ये फ्राइडे के लिए दिन के लिए इसको आप कॉपी पे लिख लें। ये इससे रेलिवेंट था जो आज किया है, तो इसलिए चले मैं चले कहा चलो बताएं बताएं। कनेक्ट हो क्वेश्चन क्वेश्चन असल में जाए। इस वजह से मैं नहीं करता कि फिर ये जैसे फिर बात कहीं और निकल जाती है और फिर बंदा टॉपिक रह जाता है। हाँ जी पूछें। जी पूछें पूछें। असल में ये था कि जब तहरीक चल रही थी, जैसे करारदाद पाकिस्तान 1940 में हो चुकी थी, तो ये सब इतनी लंबी तहरीक थी, तो उसमें ये चीज आइन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसके लिए पहले से ये काम क्यों नहीं किया गया? हाँ ये है ना बात, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो यही तो मसला है ना, ये वो मसला है जो कि ये अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया। क्यों? उसके काफी सारे मसाइल हैं। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शन में कितनी बुरी तरह हारती है। हारती है नहीं हारती? भारतीय। पूरी तरह हारती है फिर। और कंसेंसस नहीं होता, इवन के 36 तक बहुत से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो कह रहे थे पाकिस्तान ही बनाना। फिर क्या होता है, एक कंसेंसस बिल्ड होता है 40 में कि जी मुल्क ही बनाना है। अब उन 40 से लेकर 47 तक वो क्या करते हैं, मुल्क बनाना है। अब वो मोबिलाइजेशन के चक्कर में, गवर्नमेंट के चक्कर में कि हम इस एजेंडे से कैसे गोरे से मनवा सकते हैं, उसके पूरा फोकस उस पे होता है। इस तरफ आयन के पे कोई भी काम नहीं होता। और इवन के बड़े करीबी करीबी कायद के लोग होते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मुल्क बन जाएगा या आसानी से ये तसल्लुत इनका खत्म हो जाएगा, तो यकीन भी नहीं होता। तो इस वजह से ये इशूज कायद की फोकस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टी बड़ी कमजोर होती है मुस्लिम लीग, और बाद में भी वो साबित होती है कितनी कमजोर है वो। और उस वजह से उस पर फोकस नहीं करते और अहम चीज रह जाती है। और इसी वजह से वो इंडिया वाले जो है ना वो पहले से काम कर रहे थे और वो बन गया। ठीक ये है। थोड़े ना इस तरह के सवाल आपके वैलिड है, लेकिन ये अब कंपेटेटिव इम्तिहानात में ना थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फैक्चुअली रहें। ये वो बातें हैं जो जिनका जो है ना समंदर है। समंदर में अगर आप जाएंगे तो फिर आप पीएचडी, मैंने पहले आपको बताया था पीएचडी नहीं करनी। ये पीएचडी वाली बातें हैं, ठीक है, कि ये क्यों हुआ वो कैसे, तो ये वो मामला। मेरी बात हो सर सो आप उस को क्लियर हो रही होगी जो जिस पेपर दे रहा है वो उसको पता होगा इस बात में क्यों कह रहा हूँ। सर सर एक मुझे एक चीज। समझ आ रही है समीउल्लाह सर मियां वाली से
कि ये जो जी। हमारे एस्पेरेंट्स हैं ये आपसे क्यों बार बार पूछ रहे हैं कि ये उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है कि आप उस वक्त उस मौजूद थे वहां पे। नहीं खैर, ये वैसे ही एक राय ले रहे हैं। वैसे तो एक सवाल इस तरह के होते हैं, लेकिन ये कि ये आपसे रेलेवेंट नहीं है ना, ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं। मैं भी आपको एबीसी पढ़ा रहा हूँ ना, एबीसी के बाद आपको अभी वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद फिर जो है ना वो कोहेरेंस और जो होती है ऐसे के अंदर, तो उस तरफ हम नहीं गए। चलें जी, बाकी कोई बताएं जी। एवरीथिंग इज क्लियर, चलिए गुड हो गया। सर समीरा बात कर सर रहा हूँ एक। मियाँ वाली से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने सर पीपीएससी के 2 से 3 पेपर दिए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ डेट्स होती हैं कि जिस हाँ तरह जी। आपने बताया कि कब पास हुआ है। ये वहाँ पे नहीं होता कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब हमें सर सिर्फ टॉपिक तक ही रहना चाहिए, क्योंकि समीला भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल शायद आपने मिस कर दी थी, डिस्कस हुआ होता है कि रेट्स तो हम लिख देते हैं, लेकिन अक्सर पेपर पास होने के बाद इंटरव्यू में मसला आता है। इंटरव्यू में हम हमसे डेट नहीं पूछते। इंटरव्यू में आप देखें, आपने बात ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में ये डिबेट नहीं होती कि ये क्यों और वो कायद के सवाल, ये वो जो बुनियादी सवाल आते हैं जो अभी डिस्कस हुए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन से पॉइंट्स थे, किस बात पर फोकस किया गया, मसाइल क्या थे, ये क्या था, यही पूछा जाता है। बाकी ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला ये जो सवाल आता है ना, तो ये उसमें इतना ज्यादा, देखें ना आप ने तो कितने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने 14 इंटरव्यूज दिए हैं। तो आइडिया होता है कि कहाँ से सवाल, तो उस हर चीज का होता है। तो इसमें आप जो फैक्चुअल चीजें उस पर ही फोकस करें, लेकिन आपको उसके पीछे स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रट के चले जाएं बस, स्ट्रक्चर वो हो जब तक नहीं होगा। बाकी डिबेट वाले क्वेश्चंस को अभी छोड़ें आप। सर डिबेट वाले क्वेश्चन तो वहां पे होते हैं ना, जिस तरह लेक्चरर की होती है, इंटरव्यू होता है तो वहां पे करते हैं कि हाँ जी यहाँ पे तनकीद जायजा पेश करें, जैसे कि हक में बात करें। ये जो जनरल पोस्ट पोस्ट होती है वहां पे तो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ मैं। आप जनरल पोस्ट में जाएंगे तो आपसे पाक स्टडी का ये थोड़ी पूछेंगे कि जो है ना आप मुस्लिम लीग 1940 में तो कमजोर थी, फिर वो आयन साजी और ये और वो इस तरह के सवाल हैं। ये पूछ लेंगे कि 40 में क्या हुआ था, फिर 42 में क्रिप्स मिशन था, उसकी क्या तजावीज थी, और आयन साजी की वजूहात क्या है। ये बुनियादी बुनियादी सवाल पूछेंगे, इससे अलावा कोई जनरल नॉलेज में इतना ज्यादा नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, क्वेश्चन जब लेते हैं ना तो फिर वो टॉपिक रह जाता है, सही बात है। इसी वजह से मैंने कहा फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो आपके होंगे ना वो लेंगे। बाकी दरमियान में फिर मुझे पता है ये फिर वो कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है। जमीर के अच्छा पॉइंट है। और जी किसी का कोई सवाल या कोई। हाँ जी, बाकी जो हैं किधर हैं बाकी जो। सब क्लियर है, ठीक है रब्बानी। ठीक है। इसके अलावा कौन है, रिमशा, बताएं जरा मुझे वन पे वन। सहर न्याजी, सिद्रा, जरा इसमें चैट में बताएं या वैसे वॉइस में बताएं, चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, कोई कहानी बनी है, कोई पिक्चर बनी है आपके सामने। सामा क्लियर है सर, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। आई थिंक वी शुड कॉल इट डे। तो क्लियर होगी बातें। तो अब वही बात जो एंड पे मैं करूंगा कि आपने पीएचडी नहीं करनी, फैक्चुअल रहें और स्ट्रक्चर बनाएं बस। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने एक रखना है, और पिक्चर रखनी है, उसमें फिर आपने रंग भरने हैं, और रंग इस तरह कुछ भर लेंगे, और यही स्ट्रक्चर होता है, और इसी में ही इस तरह उसको परसू करते हैं। ठीक है जी। और खुद भी आए, और देखना ये बड़े कम लोग आए हैं, टाइम पे हैं 8:30 बजे। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से फ्राइडे को ही लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन टॉपिक रहेंगे, टॉपिक 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 बात होगी। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी की है तो बता दें, फिर हम इसको कंक्लूड करें। अल्लाह हाफिज सर, अच्छा जी। और जी बाकी बताएं जी, किसी का कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर सिद्रा बात कर रही हूँ। जी जी।
सर आज जो आपने पढ़ाया वो पिक्चर तो क्लियर है, समझ आ गई है। लेकिन सर शायद मेरे साथ ये इशू है या बाकी एस्पिरेंट्स के साथ है, मुझे नहीं पता। आप बोल रहे थे ना, तो हम जब लिखते हैं ना उसको, जो आप बोलते हैं यानी कि डेट्स वगैरह, तो आप नेक्स्ट डेट पे मूव मूव कर लेते हो ना। हम मैं यानी कि अभी पीछे थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा इश्यू हुआ है लिखने में। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट नहीं इतना क्लियर हो पाता कि ये क्या सर ने बोला है, क्योंकि मैं तो अपना लिखने में बिजी होती हूँ ना। तो इसका फिर ये है कि मैं थोड़ा अपनी आवाज़ को मतलब कम रखूँ, स्लो स्पीड रखूँ, क्या कहते हैं आप? जी सर, सर थोड़ा सा बिल्कुल अगर स्लो स्लो या स्पीड अगर रखें तो तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये इशू है, तो ये इशू सर कैसे एड्रेस किया जा सकता है, बताएं ना। सर या मतलब आपने जो एक डेट बोली है ना, जैसे 11 अगस्त को कायदे आजम को जो है सदर बनाया गया था, आप इसको एक बार रिपीट कर दिया करें दोबारा। ठीक हो गया, नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्रूव करता हूँ। जी सर, बस आज यही मुझे इशू हुआ है। वो फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं दरमियान दरमियान में क्वेश्चन भी नहीं कर सकती थी कि सर ये दोबारा रिपीट करें, ये दोबारा रिपीट करें। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करूंगा। और बस ये क्वेश्चन दरम्यान में हम लेते हैं ना, इस वजह थोड़ा इशू होता है, वो नहीं लेंगे तो टाइम काफी होगा। हाँ सर जी, बस इसमें आप ये भी उसको है कि जी जी, और जी जरा कुछ पूछना सर है आप? और जी। और सर बाकी तो मतलब सब सारा क्लियर है, समझ आइए। लेकिन अगर इस तरह से हम चलेंगे, मतलब आप थोड़ा सा हमें साथ लेके चलें। वैसे तो आपने आज बहुत अच्छा पढ़ाया है, समझ आइए कि वो जो लिखते हैं ना हम उस वक्त, हमने तो मतलब आपने जो बोले मैं सारी चीजें लिखने की कोशिश कर रही थी, तो फिर उसमें मुझे ये हुआ है कि वो मेरी थोड़ी कुछ चीजें मिस हुई हैं। तो मुझे है कि अगर रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन सर डेली तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी ना शेयर। जी जी। अब फिर मैं दोबारा से मतलब लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन के फिर उसको सीक्वेंस में लेके आऊंगी सब चीजों को। चलें, मैं तो फिर इसको मुझे इसको इम्प्रूव करता हूँ, इसको मैं थोड़ी रिपीट कर दूंगा, ठीक हो गया, ये एड्रेस हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएगा। बाकी पिक्चर बनी है आपके जहन में? जी जी वो बनी है, क्लियर है। सर समीर मैं बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी जी। एडिटर की बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन अगर सर आप मुनासिब समझें तो मैं दो पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। ये जो जी सवाल होते हैं ना, तो सर क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप देख लें कि क्या ये सवाल जो है वो टॉपिक के रिलेटेड है और ये वैलिड है, तो आप उसको डिस्कस किए करें। वरना वो उसको इग्नोर कर दिए करें जिस तरह वो जो आ रही होती हैं। और दूसरा, जिस तरह जो सिस्टर कह रही है कि मैं लिखती हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको इतने पेपर दिए हैं आपने खुद, तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है कि ये पॉइंट लिखने का है, तो वो आप हमें बता दिए करें कि ये नोट कर लें। ठीक हो गया, नोट हो गया। बाकी ये क्वेश्चन वाली बात भी ठीक हो गई कि फिर वो उलझ जाता है बंदा क्वेश्चनों में ही और टॉपिक रह जाता है। बाकी मैं ये बता दूंगा नेक्स्ट टाइम कि ये है, मैं इसको नोट करें। ठीक हो गया, ये इससे सिद्रा का पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। वैलिड सजेशन। एक और बात है कि अगर आप ये जो होता है वाइट बोर्ड या जो आप जो वर्क बोर्ड यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे लिख दिया करें। और अगर आप रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं देते, तो ये हम इसको स्क्रीन शॉट ले लिया करेंगे। फिर वो भी हमारे लिए एक बुक के तौर पर महफूज हो जाया करेगी। हाँ ये भी है, रिकॉर्डिंग ये है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन रोजाना नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको पहले बताया ना कि वो फिर रोजाना फिर यही होता है कि सर मैं क्लास नहीं लूंगा लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग दे दें, तो वो इस वजह से वो फायदा नहीं है फिर सीखने का। फिर तो यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग पड़ी बहुत ज्यादा है, हर लेक्चर की पड़ी है, तो फिर क्या फायदा, मेरा क्या फायदा आपको? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा। अगर ये हम्म। हम स्क्रीन शॉट ले लिया करें, जिस तरह हम आप लिखेंगे डेट्स वगैरह लिखेंगे, और वो जो इवेंट्स होंगे आप वो लिखेंगे, तो वो स्क्रीन शॉट हमारे पास फिर महफूज होगा। फिर हमारे पास 22 घंटे होंगे, हम वो उसको नोट कर लिया करेंगे। इस तरह हमारे पास जो 2 घंटे या 1.5 घंटा होगा, उस पे हम ज्यादा फायदा उठाएंगे और वो ज्यादा पढ़ सकेंगे। बजाय यहाँ पे हम 1.5 घंटा लिखते रहे तो फिर हम पढ़ेंगे कब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड बात है आपकी। ठीक है जी। और जी, ये उसामा आज नए आए हैं, इसके अलावा सलमान, जो नए लोग आए हैं वो जरा बताएं मुझे, उनको कुछ समझ में आई है? उसामा। अलैक्म जी सर, समझ आइए सर, सारा क्लियर है। वालेकुम। सर अगर आपको मुनासिब लगे तो सर, अगर हम रिकॉर्डिंग के मतलब लेक्चर लेने के साथ साथ अगर रिकॉर्डिंग हम खुद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर लें, ताकि हम सुबह या मतलब जब हमको टाइम मिले उसको दोबारा रिपीट भी कर लें लेक्चर को। तो हाँ ये आप कर लें, लेकिन एक आपने ना मेहरबानी करनी है। जी सर।
ये होता रिकॉर्डिंग, अब क्यों रिकॉर्डिंग को डिस्करेज करने की वन ऑफ द रीजन एक ये भी है जी। कि वो रिकॉर्डिंग करके ना फिर वो जनाब अ, उसको किसी यूट्यूब चैनल पे जनाब अपलोडेड होती हैं, और तो ये काम नहीं करना। नहीं सर, वो ऐसा नहीं होगा तो ये इंशाल्लाह। देखिए ना, असल में ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये फिर ये हो चुका है मेरे साथ। तो वो फिर जब जी। मैं वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ ये तो कॉपीराइट केस है, तो आपने जी किसी सर। और की वीडियो है, तो ये जी आपने सर, वो वेरीफाई कॉपीराइट की स्ट्राइक है। आ जाते हैं जी। और एक और बात आप सबको बता दूं कि ये जो ग्रुप के अंदर होगा ना, मैं डाटा शेयर करूंगा, ये सब अपने तक रखें। तो जरूरी नहीं है कि पूरे वो जहान के लिए कोई हातम ताई बन जाए। ये कंपेरेटिव इम्तिहानात होते हैं, इसमें ये नहीं है कि आप किसी से जेलस वाली बात नहीं करा, लेकिन आप कंपेरेटिव इम्तिहानात में जो है ना, वन सीट वन मेरिट इस तरह होता है। तो आप अपने तक रखें खुद से, क्योंकि आप इसको पे कर रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं आप ये बैठे हुए। तो वो आप उसको खुद अवेल करें, बस अपने तक रखें, ना कुछ भी शेयर ना करें, बस अपना खुद तैयार करें बस। ठीक हो गया ना? जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया। नहीं बस ठीक है, बस इतना, आप रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं है, आप क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी जी और जो नए लोग आए हैं, मोहम्मद अकमल। हाँ जी। मोहम्मद अकमल कह रहा हूँ, कमाल, मोहम्मद कमाल। कमाल, आपको आवाज आ रही है? जी मैं लेक्चर रिपीट कर दूंगा सिद्रा। कमाल को आवाज नहीं आ रही है। सलमान लियाकत। आवाज आ रही है आपको? रिमशा अलीस। रिमशा, रिमशा बताएं मुझे। बाकी तो मेरे ख्याल में थे। ठीक है जी। ये आज पे डिस्कशन हो गई है, बस नेक्स्ट टाइम ये होगा कि लेक्चर पे फोकस होगा, उसके बाद जो डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर है, वो इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन डिस्कस होंगे। ठीक है, आप भी आराम करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।